Hello guys, today we are going to discuss some important literary terms. Uh, the first poem is Ode on Intimation of Immortality. ये पोएम जो है वर्ड्सवर्थ की बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो जो पहला क्वेश्चन जो इस पोएम से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन पुटअप होता है तो ये तो वही होता है कि इसका फुल टाइटल क्या है. तो इसका फुल टाइटल क्या है? द फुल टाइटल ऑफ दिस पोएम इज ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. तो गाइस आप ये याद रखिएगा, इस पोएम का फुल टाइटल है ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें इस पोएम से क्या क्या पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, ये इसमें बताया गया है. आप इट वॉज कम्प्लीट इन 1804. ये जो पोएम है ये 1804 में कंप्लीट हुई थी एंड पब्लिश इन पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807. और पब्लिश कब हुई थी? पब्लिश हुई थी ये पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में, यानी कि ये लिखी गई थी 1804 में कंप्लीट हुई थी और पब्लिश हुई थी ये पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में. तो ये आप याद रखिएगा. दिस पोएम यूजेस एज इन रेगुलर फॉर्म ऑफ पिंडरी कॉर्ड इन 11th स्टैंजा. यानी कि ये पोएम जो है किस फॉर्म में लिखी गई है? पिंडरी कॉर्ड में लिखी गई है. और ये कंसिस्ट कितनी करती है? दिस पोएम कंसिस्ट 11 स्टैंजा, यानी कि 11 स्टैंजा इस पोएम में है. और आप जानते हैं कि और 3 टाइप्स के होते हैं. ऑड इज एन एनिशियंट फॉर्म ऑफ पोएम्स, जिसमें जो है क्या कहते हैं एब्सेंट पर्सन को एड्रेस किया जाता है, किसी को संबोधित करके लिखी जाती है. तो पिंडरिक और जो है एन एनिशियंट फॉर्म ऑफ पोएम्स, ये जो है पिंडरिक और एक जो एनिशियंट पोएट थे पिंडर, उनसे ये ओरिजिनेट हुआ है. और जो है 3 टाइप की होती है, एक पिंडरिक और होरेशियन और इंग्लिश ऑर्ड को रेगुलर ऑर्ड भी कहते हैं. लेकिन जो पिंडरिक ऑर्ड होती है इनरेगुलर ऑर्ड होती है. दिस पोएम यूजेस एन इनरेगुलर फॉर्म ऑफ पिंडरिक ऑर्ड इन 11 स्टैंजा. यानी कि जो पोएम है ये पिंडरिक ऑर्ड में लिखी गई है जो कि इनरेगुलर फॉर्म होता है और ये कंसिस्ट कितनी करती है? 11 स्टैंजा. द speaker begins by saying that there was a time when nature seemed mystical to him. स्पीकर शुरू करता है, स्पीकर कौन? कवि इस लाइन से पोएम शुरू करता है कि देयर वाज टाइम, एक समय ऐसा था व्हेन द नेचर सीम्ड मिस्टिकल टू हिम, जब ये नेचर उससे बहुत ही रहस्यमयी प्रतीत होती थी, जैसे कि कोई स्वप्न. बट नाउ ऑल ऑफ दैट इज गॉन. लेकिन अब वो सब कुछ गायब हो गया है, मतलब खो गया है, लॉस्ट हो गया है. यानी कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें ये प्रकृति बहुत ही रहस्यमयी प्रतीत होती है ना, कि कैसे इंद्रधनुष में 7 रंग, ये इंद्रधनुष कैसे निकलता है. देखो बच्चे कितने सारे क्वेश्चन क्यूरियस बहुत रहते हैं जानने के लिए, और बहुत ही रहस्यमयी, बहुत जादू भरा लगता है ना कि कैसे फूलों में अपने आप रंग आ जाता है, कैसे सूरज जो है घूमता है. हाँ, बच्चे हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें मिस्टिकल ही लगती हैं. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाओ हमें सपनों की तरह, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम प्रकृति की ओर ध्यान ही देना बंद कर देते हैं और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतनी अधिक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि सब कुछ लॉस्ट हो जाता है. इन द सेकेंड स्टैंजा, आप देखिए सेकेंड स्टैंजा में क्या कह रहा है? The speaker is saddened. In the second stanza, the speaker says that even though he can still see the rainbow, the rose and the moon. यहाँ तक कि वो अभी, जैसे वो बचपन में रेनबो को देखा करता था, रोजेस को देखता था, क्लाउड्स को देखता था, मून को देखता था, सन को देखता था, वो तो चीज़ें अभी हैं, वो अभी उन चीज़ों को देखता है. बट इवन दो दे आर स्टिल ब्यूटीफुल, वो जैसे वो बचपन में उसे सुंदर लगती थी वो चीज़ें अभी उसे वैसे ही दिखती हैं, वैसे ही सुंदर लगती हैं. बट समथिंग हैज़ बीन लॉस्ट. लेकिन कुछ सुंदर वो चीज़ें होने के बावजूद भी कुछ मिसिंग सा है, कुछ तो खो गया है. क्या खो गया है? मतलब कभी ये कहना चाहता है कि जो ये चीज़ वही सन है, वही मून है जिन्हें देखकर वो बचपन बहुत खुश होता था, वो जो उसे खुशियाँ प्रदान करती थी, वो चीज़ें जब
अब वही चीज़ें आज भी वो देखता है, वही मून है, वही चाँद है, वही सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ें जो उसे आनंदित करती थी वो अब क्यों नहीं आनंदित करती हैं? उनको देख करके अब उसे वो खुशी क्यों नहीं होती है? The speaker is saddened by the bird singing and the lamb jumping in the third stanza। और थर्ड स्टैंजा में कवि कह रहा है कि दिखा रहा है कि कैसे वही जो बर्ड सिंगिंग जो बचपन में उसे आनंदित करती थी, जिनको देख करके वो बहुत ही आह्लादित हो जाता था, खुश हो जाता था, जो लैम्प की जंपिंग को देख करके वो खुश होता था, रोमांचित हो जाता था, वो चीज़ें अब क्यों नहीं हो रही हैं? अब वो वही बर्ड की सिंगिंग को सुन करके, वही लैम्प के जंपिंग को देख करके जो चीज़ें उसे आनंदित करती थी, वही चीज़ें वो देख करके अब क्यों दुखी हो रहा है? Soon, however, he resolved not to be depressed। लेकिन शीघ्र ही ये रिजॉल्व करता है, कभी ये निर्णय लेता है कि वो डिप्रेस अब नहीं होगा। He says that all the earth is happy, all of the earth is happy। कभी कहता है कि जो है पूरा ये धरती जो है बहुत ही खुश है, मतलब बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही यहाँ पे गॉड की बनाई हर क्रिएशन, यहाँ पे हर चीज़ें यहाँ पे हमें आनंदित करने के लिए ही हैं, खुश करने के लिए हैं। और exhorted the shepherd boy to shout, और जो shepherd boy है वो शाउट कर रहा है खुश के मारे। इन द फोर्थ स्टैंजा, और फोर्थ स्टैंजा में राइटर कह रहा है द स्पीकर कंटिन्यू टू बी ए पार्ट ऑफ जॉय ऑफ द सीजन। तो स्पीकर ये कंटिन्यू करता है कि वो जो सीज़न का जो आनंद है उसका हिस्सा बनेगा और इससे आनंदित होगा। However, फिर भी when he sees a trees, a field, a litter, a pansy at his feet, लेकिन फिर भी जब वो पेड़ उस ट्रीज को देखता है, फील्ड को देखता है, और पैंसी जो एक फ्लावर का नेम है, फूलों को देखता है अपने पैरों तले, दे अगेन गिव हिम ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो अगेन उसे जो है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग देती हैं, दैट समथिंग इज मिसिंग, कि कुछ मिसिंग है। यानी कि इन सब चीज़ों को, नेचुरल चीज़ें जो उसे बचपन में देख करके वो खुश हो जाता था, उसे रोमांचित करती थी, वो चीज़ें अब वो क्यों नहीं हो रही हैं? अब वो उन चीज़ों को देखकर उतना खुश आनंदित क्यों नहीं हो रहा है? He goes on to say that as infant we have some memory of देखिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर क्या कह रहा है? He goes on to say that, वो ये कह रहा है, कभी कह रहा है that as infant कि वी हैव सम मेमोरी ऑफ हेवन। जब हम इन्फेंट होते हैं यानी गर्भावस्था, मतलब इन्फेंट मतलब भ्रूण अवस्था में होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमें वी हैव सम मेमोरी ऑफ हेवन, तो हम अपने साथ स्वर्ग की यादों को लेकर आते हैं। यानी कि इसका कहने के मतलब, तो हम, क्योंकि बच्चे जो हैं एकदम इनोसेंट होते हैं, उन्हें मतलब ये बहुत ज़्यादा समझ, दुनियादारी की समझ नहीं होती है, इतना वो माइंड नहीं चलाते हैं, इतनी मटेरियलिस्टिक जीवन में उतना इन्वॉल्व नहीं रहते, उन्हें की बिल्कुल समझ नहीं रहती। वो तो बस एकदम से नेचुरल चीज़ों को देखना, उनके बारे में जानना, उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप करना, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो वी हैव सम, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वी हैव सम मेमोरी ऑफ हेवन, क्योंकि हम कहीं ना कहीं डिवाइनिटी से और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहते हैं। हमारे पास जो है वो हेवन की मेमोरी रहती है हमारे बचपन अवस्था में। बट एज वी ग्रो, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वी लॉस दैट कनेक्शन, हम वो उस कनेक्शन को खो देते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन में स्पीकर क्या कह रहा है? एज ए चिल्ड्रन दिस कनेक्शन विथ हेवन causes us to experience a natural body more clearly। एज ए चिल्ड्रन, तो एक बच्चे के रूप में जो कनेक्शन हमारा हेवन के साथ, डिवाइनिटी पावर के साथ और स्पिरिचुअलिटी के साथ जो रहता है, वो हमें एक्सपीरियंस कराता है। किस चीज़ का एक्सपीरियंस कराता है? नेचर की ग्लोरी के प्रति। नेचर देखो कितना ग्लोरी, कितना मतलब सुंदर है, कितना रोमांच से भरा है, हाँ, कितना मिस्टीरियस है, कितना मतलब इसमें ज्ञान भरा है। ये चीज़ कह लीजिए ग्लोरी है, एक शान है इसकी एक। तो वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। क्यों एक्सपीरियंस करता है? क्योंकि वो बच्चे जो हैं उसमें वो जो हमारी चाइल्ड अवस्था होती है, उस समय भी हम जो हेवन स्पिरिचुअलिटी से, डिवाइनिटी पावर से जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, और बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक जीवन की हमें समझ नहीं होती है, और ना ही हम मेटेरियलिस्टिक जीवन में इतना इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमें वो प्रकृति की चीज़ें बहुत ही मिस्टिकल लगती हैं, बहुत ही ग्लोरी, उनको देखकर हम बहुत खुश होते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस फील करते हैं।
वंस वी ग्रो वी आर ग्रोन, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, द कनेक्शन इज लॉस्ट, ये जो हमारी डिवाइनिटी पावर के साथ कनेक्शन है, हेवनली कनेक्शन, ही खो जाता है। इन द सिक्स्थ स्टैंजा और सिक्स्थ स्टैंजा में राइटर कह रहा है, स्पीकर से दैट एज सून एज वी गेट टू अर्थ, और जैसे जैसे हम गेट टू अर्थ मतलब हम अर्थ में यानी कि हम एटलेस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व होते जाते हैं, एवरीथिंग कॉन्स्पायर टू हेल्प अस एज सुन एज वी गेट टू अर्थ, हम जितना जितना अर्थ से कनेक्ट होते जाते हैं यानी कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व होते जाते हैं, एवरीथिंग कॉन्स्पायर टू हेल्प अस फॉरगेट, सब चीज़ें जो हैं कॉन्स्पायर मतलब षड्यंत्र करने लगती हैं। क्या षड्यंत्र करती हैं? हमें भुलाने में, कि हम भूल जाएं, क्या भूल जाएं? फॉरगेट द प्लेस वी कम फ्रॉम हेवन, कि हम किस जगह से आए हैं, इस चीज़ को भुलाने के लिए सारी चीज़ें हमें एक कॉन्स्पायर सी करती हुई प्रतीत होती है कि हमारे खिलाफ वो कॉन्स्पायर कर रहे हैं कि जो हम हेवन की यादें हैं अपने साथ लेकर आए, डिवाइनिटी कनेक्शन, जो स्पिरिचुअलिटी से हमारा जो कनेक्शन है वो हमें भुलाने में जो है हमें भुलाने के लिए वो कॉन्स्पायर करती हैं, षड्यंत्र रचती हैं। षड्यंत्र रचती हैं से राइटर ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, जो हमारी नेचर के प्रति जो हम सुंदरता है नेचर की, जो हमें इतना नेचर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो सब चीज़ें जो है हम नेचर के प्रति ध्यान ही देना बंद कर देते हैं और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना अधिक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो हमारा जो कनेक्शन है स्पिरिचुअलिटी का और हेवन का और जो नेचर से, वो सब लॉस्ट हो जाता है। इन द सेवेंथ स्टैंजा द स्पीकर सीज और इमेजेस ए 6 ईयर ओल्ड बॉय। आप जो ये 6 ईयर ओल्ड बॉय का मेंशन यहाँ पे देख रहे हैं, आपको पता है ये एसटी कॉलेज के बच्चे का दिया गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड आई सा ए पिग्मी 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ये लाइन आती है वहाँ पे इस पोएम में। तो ये 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड का जो मेंशन दिया गया है, ये बॉय दिया गया है, ये एसटी कॉलेज के बच्चे का मतलब लड़के का दिया गया है। एंड फोरसीज द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, राइटर जो है कवि जो कह रहा है कि वो स्पीकर सीज और इमेजिन ए 6 ईयर ओल्ड बॉय, एक 6 साल के बच्चे को देख रहा है, एंड फोरसीज द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसके आगे आने वाले जीवन के को भी देख रहा है। विशेष वो कहता है चाइल्ड विल लर्न फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस, बच्चे जो है अपने अनुभव से सीखेंगे, मतलब बच्चे अपने अनुभव से सीखते हैं। बट दैट विल स्पेंड ए मोस्ट ऑफ हिज एफर्ट ऑन इमिटेशन, लेकिन वो अपना अधिकांश समय इमिटेशन में ही लगा देते हैं, आप जहाँ जैसे कि लगा देंगे, यानी कि जैसे कि आप लोग हम सभी जानते हैं कि बच्चे इमिटेशन के थ्रू ही सीखते हैं, इनका जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो इमिटेशन के थ्रू होता है। हम जो कहते हैं जो बोलते हैं वो वही उसी को इमिटेट करके सीखते हैं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए हम ऐसे उन्हें अच्छी बातें बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमारी नकल करेंगे, हमें इमिटेट करेंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं कि उन्हें अच्छी बातें सिखाने के लिए उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इन द सेवेंथ स्टैंजा स्पीकर सीज now come to the 8th line. It seems to the speaker that this whole life will essentially be endless imitation. तो राइटर को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये पूरा जो जीवन ही है पूरा एक कभी ना समाप्त होने वाला इमिटेशन है, एक तरह का इमिटेशन ही है। इन द 8th स्टैंजा द स्पीकर स्पीक डायरेक्टली टू द चाइल्ड, और 8th स्टैंजा में राइटर जो है स्पीकर जो कवि है वो डायरेक्टली जो है चाइल्ड को इस तरह से बात कर रहा है, कॉलिंग हिम ए फिलोसफर, यानी और चाइल्ड को क्या किस रूप में एड्रेस किया है, एक फिलोसफर के रूप में एड्रेस कर रहा है। द स्पीकर कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द चाइल्ड, कभी ये नहीं समझ पा रहा है कि वाई द चाइल्ड जो बच्चे होते हैं वो इज सो क्लोज टू हेवन, जो कि ईश्वर से डिवाइनिटी पावर से स्पिरिचुअलिटी से इतने कनेक्टेड रहते हैं इन हिज यूथ, अपने यूथ में वो रश टू गो इनटू एन एडल्ट, इतनी जल्दी क्यों जो है एडल्ट में क्यों बदल जाते हैं, क्यों वो सारी चीज़ें कनेक्शन जो है खो जाता है जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं। इन द 9th स्टैंजा द स्पीकर एक्सपीरियंसेस जॉय, और 9th स्टैंजा में देखिए क्या होता है, 9th स्टैंजा में हम देख रहे हैं कि स्पीकर एक्सपीरियंसेस जॉय, इस जो राइटर है जो कवि है वो जॉय एक्सपीरियंस कर रहा है। व्हेन
he realizes that through the memory he will always be able to connect to his childhood. वो क्यों आनंद महसूस कर रहा है कि वो महसूस करता है कि मेमोरी एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम अपने बचपन की यादों से जुड़े रह सकते हैं, टू हिज चाइल्डहुड टू नेचर, और अपने बचपन की जो प्रकृति को देख करके आनंदित होता था, वो खुश होता था, उन यादों को अपनी उसमें मेमोरी में बनाए रख सकते हैं। उनके द्वारा उनको याद करके हम उन चीज़ों को अपने बचपन की चीज़ों को याद करके रियलाइज महसूस करके हम आनंदित और आह्लादित हो सकते हैं जैसे कि हम बचपन में हुआ करते थे। इन द नाइन्थ स्टैंजा In the ninth stanza, the speaker experiences joy when, next line is, the Wordsworth manages to reconcile the emotion and question he has explored through the poem. Wordsworth जो है अपने इमोशन को रिकनसाइल करने का कोशिश करता है, एंड क्वेश्चन ही हैज़ एक्सप्लोर्ड थ्रू आउट द पोएम, और वो पूरे पोएम में क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है। ही रियलाइजेस दैट, वो ये महसूस करते हैं, दैट इवन दो ही हैज़ लॉस्ट हिज अवेयरनेस ऑफ ग्लोरी ऑफ नेचर, कि प्रकृति की जो ग्लोरी है के प्रति जो अवेयरनेस है उन्होंने उसको खो दिया है। ही हैड इट वंस, जो कि कभी हुआ करती थी, नाउ कैन स्टिल रिमेंबर इट, जो कि अब खो गई है लेकिन उसे वो फिर भी अब याद रख सकता है उस बचपन की यादों को, जो नेचर की जो ग्लोरी थी, जो आभा थी, जो उसे खुश रखती थी, वो चीज़ें वो अपने यादों के सहारे उन्हें तरोताज़ा कर सकता है, यानी कि उन्हें याद रख सकता है, उनसे अपने कनेक्शन जोड़ सकता है यादों के सहारे। द मेमोरी ऑफ नेचर्स ग्लोरी विल हैव टू बी इनफ टू सस्टेन हिम, ये जो नेचर की ग्लोरी से रिलेटेड उसकी जो मेमोरी है उसके द्वारा वो चीज़ों को बरकरार रख सकता है। एंड ही अल्टीमेटली डिसाइडेड, और अंत में वो डिसाइड करता है, दैट इट इज़ एनीथिंग दैट वी हैव फॉर हाउएवर फॉर ए शॉर्ट ए टाइम, यद्यपि ये चीज़ें जो हैं ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं, मतलब टेम्पोरी होती हैं, बट कैन नेवर बी टेकन अवे कम्प्लीटली, लेकिन शॉर्ट टेम्पोरी होने के बावजूद इनको पूरी तरह से नहीं लिया जा सकता, बिकॉज इनको पूरी तरह से कोई ले नहीं सकता है, बिकॉज इट विल, यानी कि कभी लॉस्ट नहीं हो सकती हैं, बिकॉज इट विल फॉर एवर बी हेल्ड इन आवर मेमोरी, क्योंकि ये हमेशा हमारी याददाश्त में बनी रहेंगी। इन्हें हम अपने इन यादों को, अपनी बचपन की यादों को, जो प्रकृति की ग्लोरी है, उससे रिलेटेड जो हमारे एक्सपीरियंस है जो बचपन के, उसको हम अपनी मेमोरी में बनाए रख सकते हैं, एक चेरिश रख सकते हैं, और उनके सहारे से हम तरोताज़ा बनाए रख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट लाइन फ्रॉम द पोएम एपिग्राफ, द चाइल्ड इज़ द फादर, ये जो लाइन है ये वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम माई हार्ट लिप्स से ली गई है। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी, राइटर ये कह रहा है, तो कभी ये कह रहा है कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये एक तरह का एपिग्राफ बन गया है। द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, बच्चे जो है फादर ऑफ मैन है, मतलब इंसानों के पिता हैं। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी, और मेरी इच्छा है कि मैं भी ऐसा ही बन जाऊँ, मेरे दिन भी इस तरह के हो जाएं जैसे बचपन में हुआ करते थे, जैसे बच्चों के होते हैं। एंड बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पिटी, और मेरा हर एक दिन जो है नेचुरल की सुंदरता से वो क्या कहते हैं, सराभूत हो। Doth the same tale repeat, whether is flat the visionary gleam, where is now the glory and the dream, our birth is but a sleep and forgetting. Doth the same tale repeat, यद्यपि कुछ चीज़ें फिर भी होती हैं, वही चीज़ें जो हम बचपन में देखकर खुश होते थे वो अब भी हैं, बट वो चीज़ें जो हमें आनंदित करती थी वो सब होने के बावजूद भी हम खुश नहीं हैं। Wither is fled the visionary dream, जो हमें स्वप्न जैसे लगती थी बचपन में, इन प्रकृति की चीज़ों को देख करके, सुंदर चीज़ों को देख करके, वो अब जो है विदर मतलब मुरझा सी गई हैं, गायब हो गई हैं। Where is it now the glory, ये कहाँ पर है, the glory and the dream, वो स्वप्न, वो ग्लोरी कहाँ है। Our birth is but a sleep and forgetting, हमारा जन्म केवल स्लीप है, एक भूल जाने जैसा है। The heavens laugh with you in your jubilee,
हेवेंस कब मुस्कुराता है, यानी कि हेवेंस कब खुश होता है, जब आप खुश होते हैं, जब आप आनंदित होते हैं, यानी कि जब आप खुश होंगे तभी आपको चीज़ें तो चीज़ों को आप पॉजिटिवली देखेंगे और आप आनंदित होंगे। माई हार्ट इज़ एट योर फेस्टिवल, माई हेड हार्ट इज़ कॉर्नल, द फुलनेस ऑफ योर ब्लिस आई फील इट ऑल, द ट्रूथ दैट अवेक टू पेरिस नेवर, which neither listlessness or nor mad endeavor। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन है इस पोएम की, आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। नॉर मैन नॉर बॉय दिस नॉर ऑल दैट इज इनविटी विथ जॉय कैन अटरली एबॉलिश और डिस्ट्रॉय। सेकेंड पोएम इज लंदन 1802। सम इम्पॉर्टेंट लाइन फ्रॉम दिस पोएम इज इट वॉज कम्पोज इन 1802। ये जो लंदन 1802 है, ये जो है टू द मिल्टन लंदन 1802 भी कह सकते हैं इस पोएम को फुल टाइटल। इट वॉज कम्पोज इन 1802 में कंपोज की गई थी, यानी कि लिखी गई थी। एंड पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807। और पहली बार कब पब्लिश हुई, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में ये पब्लिश हुई। इट इज़ ए पेट्रोल्कन सोनेट, ये पेट्रोल्कन फॉर्म ऑफ सोनेट्स है। आप जानते हैं सोनेट एक 14 लाइन्स की पोएम होती है। तो जो इटालियन पोएट थे पेट्रोक, उन्होंने इसको ओरिजिनेट किया था इस फॉर्म को। तो इस पेट्रोल्कन फॉर्म ऑफ सोनेट में क्या होता है, ऑक्टेव होता है और क्या होता है, सेस्टेट होता है। ऑक्टेव क्या होता है, ऑक्टेव 8 लाइन्स की पोएम होती है, 8 लाइन्स की स्टैंजा होती है, और सेस्टेट जो है 6 लाइन की स्टैंजा होती है। तो ऑक्टेव और सेस्टेट को मिला के सोनेट बनता है, मतलब पेट्रोल्कन फॉर्म ऑफ सोनेट है, जो कि 14 लाइन्स की हो गया है। तो राइमिंग स्कीम क्या होती है, ABBA CDE CDD ECE, ये इसकी राइमिंग लाइन है। ये पेट्रोल्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम होती है। ABBA यानी ये अब्बा अब्बा कह लीजिए, ABBA CDE CDC ECE। द पोएम इज रिटन इन द सेकेंड पर्सन एंड एज द लेस्ट पोएट जॉन मिल्टन। ये पोएम जो है एक सेकेंड पर्सन को पर लिखी गई। सेकेंड पर्सन कौन, यानी कि जॉन मिल्टन जो फेमस पोएट हैं जॉन मिल्टन, उनको एड्रेस करके ये लिखी गई है। आप तो जानते ही जॉन मिल्टन कितने फेमस हैं, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसे महान एपिक को लिखा है, जो कि वर्जिल के एनीड का क्या है ट्रांसलेशन है। द पोएम हैज़ 2 मेन पर्पस, one of which is to pay homage to Milton by saying that he can save the entirety of England with his nobility and virtue। इस पोएम के 2 मेन पर्पस हैं, वन ऑफ विच इज़ टू पे होमेज टू मिल्टन। पहला क्या पर्पस इस पोएम को लिखने का, कि मिल्टन को जो है वो श्रद्धांजलि देना इस कविता के द्वारा। एंड ही कैन सेव द इंटायरिटी ऑफ द इंग्लैंड विच इज़ नोबिलिटी एंड वर्चूज, और वो इंग्लैंड को जो है इस इनकी जॉन मिल्टन की जो नोबिलिटी थी, इसकी वर्चूज थी, इसके उन गुणों के द्वारा इंग्लैंड को जो है बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, द अदर पर्पस ऑफ द पोएम इज, और जो कविता का दूसरा उद्देश्य क्या है, टू ड्रा द अटेंशन टू व्हाट वर्ड्सवर्थ फील्स और द प्रॉब्लम विथ इंग्लिश सोसाइटी। वर्ड्सवर्थ को इस पोएम को लिखने का दूसरा पर्पस क्या था, कि टू ड्रा द अटेंशन द प्रॉब्लम्स विद द इंग्लिश सोसाइटी, जो इंग्लिश समाज की जो समस्याएं हैं उसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना था। तो इस पोएम को लिखने के कवि बता रहा है कि इसके 2 मतलब है। एक तो पहला जॉन मिल्टन को जो है स्वभावहीन श्रद्धांजलि देना, जो उनकी अच्छाइयाँ थी, गुण थे, उसके द्वारा। और दूसरा पर्पस क्या है, कि लोगों को ध्यान इस इंग्लिश समाज की जो समस्याएं हैं उसके प्रति आकर्षित करना था। According to Wordsworth can ensure the England was once a great place of happiness, religion, chivalry, art and literature। कभी जो है इंग्लैंड, ये जो इंग्लैंड था, कभी धर्म का, खुशी का, आर्ट का, कल्चर का, लिटरेचर का एक गोल्डन मतलब एक गोल्डन पीरियड हुआ करता था यहाँ पर। इस सब में बहुत ही रिच था, बहुत ही फ्लोरिश था। बट एट द प्रेजेंट मोमेंट, लेकिन वर्तमान समय में क्या है, दोज वर्चूज हैव बीन लॉस्ट। ये जो इंग्लैंड की जो सारे गुण थे
मतलब लिटरेचर में, शिवलरी में, आर्ट में, हैप्पीनेस में, हर चीज़ क्षेत्र में आगे था, वो सब कहीं खो गया है। वर्ड्सवर्थ कैन ओनली डिस्क्राइब मॉडर्न इंग्लैंड एज ए स्वैम्प लैंड। वर्ड्सवर्थ जो है मॉडर्न इंग्लैंड को किस तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, एक स्वैम्प लैंड की तरह। वेयर पीपुल आर सेल्फिश, जहाँ के लोग सेल्फिश होते हैं, एंड मस्ट बी टॉट अबाउट थिंग्स लाइक मैनर्स, वर्चूज, फ्रीडम एंड पावर। और जहाँ लोगों को मैनर्स, वर्चूज, फ्रीडम, पावर ये सब सिखाने की ज़रूरत है। यानी कि वर्ड्सवर्थ कह रहा है कि जो लंदन है, जो पहले कभी अपनी शिवलरी, आर्ट, लिटरेचर के लिए पूरे वर्ल्ड में विख्यात था, वो सब चीज़ें कहीं वर्चूज सारे इसके सारे खो गए हैं। और जो ये मॉडर्न इंग्लैंड एक स्वैम्प लैंड हो गया है, जहाँ लोग जो है बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं, बहुत ही सेल्फिश हो गए हैं, केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, इतना ज़्यादा अपने जीवन में इन्वॉल्व हो गए हैं। एंड मस्ट बी टॉट अबाउट थिंग्स लाइक, उन्हें सब चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत है। अब क्या, मैनर, वर्चूज, फ्रीडम, पावर। वर्ड्सवर्थ कॉम्प्लीमेंट मिल्टन बाय कंपेयरिंग हिम टू थिंग्स फाउंड इन नेचर। वर्ड्सवर्थ ने पोएम में लंदन 1802 टू द मिल्टन के नाम से भी पोएम जानी जाती है। मिल्टन बाय कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा कर रहे हैं, किसकी, मिल्टन की। बाय कंपेयरिंग हिम टू थिंग्स फाउंड इन नेचर, यानी कि जो है वर्ड्सवर्थ जो है मिल्टन की तुलना जो है उस चीज़ों से कर रहे हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं, सच एज द स्टार्स, द सी एंड द हेवन। जैसे कि मिल्टन की तुलना किससे कर रहे हैं, स्टार से, सी से, हेवन से। तो उन्होंने एड्रेस भी तो किया है पोएम में, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन, तुम्हें इस समय रहना चाहिए था। इंग्लैंड हैज नीड ऑफ दी सीज, इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। सीज इफ इन ऑफ स्टैगनेंट वाटर अल्टर सोर्स एंड पेन, क्योंकि जो ये इंग्लैंड है, सी यहाँ पे किसको एड्रेस किया गया है, इंग्लैंड को एड्रेस किया है। स्टैगनेंट वाटर, एक स्टैगनेंट वाटर की तरह हो गया है इंग्लैंड, जैसे जो कभी हमेशा विकसित होता रहता था, फ्लोरिश होता रहता था, नई चीज़ें इन्वेंट करता था, और आर्ट में, लिटरेचर में हमेशा ना कंटिन्यूटी बनी रहती थी नई चीज़ों की, वो इनोवेटिव टाइप का होता था। वो अब स्टैगनेंट वाटर हो गया। स्टैगनेंट वाटर मतलब जैसे रुका हुआ पानी। रुका हुआ पानी मतलब रुका हुआ पानी क्या होगा, रुका हुआ पानी सड़ नहीं जाता है, मतलब सड़ क्या जाता है, उसमें गंदा हो जाता है वो। तो वो एकदम स्टैगनेंट वाटर की तरह हो गया, अल्टर सोर्ड एंड पेन की तरह हो गया। वी आर सेल्फिश मैन, हम बहुत ही सेल्फिश मैन हो गए हैं। हु रेजेस अस अप टू रिटर्न अस अगेन एंड गिव अस ए मैनर, वर्चूज, फ्रीडम एंड पावर। तो हमें उस मैनर, वर्चूज और फ्रीडम और पावर को सीखने की ज़रूरत है। द सोल वॉज लाइक ए स्टार, आपकी जो सोल है, जो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो है मिल्टन को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं, द सोल वॉज लाइक ए स्टार, आपका जो सोल है वो स्टार की तरह है। यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ मिल्टन को, स्टार से। दैट ड्वेल्ट अपार्ट, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ये हमेशा इस लाइन से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और ये कभी कभी तो पूरे स्टैंडर्ड दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि कहाँ से लिए गई लाइन। तो ये आप इसको जो है इसको याद रखिएगा, इस स्टैंडर्ड को। द सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाउ हैडेस्ट ए वॉइस whose sound was like the sea। वर्ड्सवर्थ यहाँ पे मिल्टन को कह रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, किससे उनको कंपेयर कर रहे हैं, स्टार से, कि आप जो है आपकी आत्मा एक सोल की तरह है, दैट ड्वेल्ट अपार्ट, जो बहुत दूर जाके रह रही है। दाउ हैड ए वॉइस, आपकी जो है आवाज़ किससे है, उनकी आवाज़ की तुलना समुद्र से कर रहे हैं, ये जैसे समुद्र की तरह है। Now moving to the next poems of William Wordsworth, the French Revolution। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है वर्ड्सवर्थ की। इट वॉज ए पार्ट ऑफ प्रीलूड इंक्लूडेड इन द बुक नंबर 11 रिटन इन 1804। ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन पोएम है, इनकी एक जो फेमस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी प्रीलूड, वहाँ ये शामिल की गई है, यानी कि वहाँ से ये ली गई है। ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है, इनके प्रीलूड के बुक नंबर 11 में इसमें मतलब शामिल है, और ये पोएम लिखी गई थी 1804। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि फ्रेंच रिवोल्यूशन पोएम जो है प्रीलूड की बुक नंबर 11 से ली गई है।
इसका एक पार्ट है। इट अटेम्प्ट्स टू रिकैप्चुलेट द इमोशन ऑफ द इंथुजियास्टिक सपोर्टर एट इट्स कमेंसमेंट। ये जो है कमेंसमेंट जो है प्रयास कर रहा है किस चीज़ का, उस इमोशन को रिकैप्चुलेट करने का, enthusiastic emotion of the enthusiastic supporter at this commencement. Important line दिस पोएम, इस पोएम की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो अक्सर पूछी जाती है, दैट वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको चाहे स्टैंजा को रटी लीजिए। The bliss was it that dawned to be alive but to be young was very heaven, when reason seemed the most to assert her right, when most intent on making of herself, were called upon to exercise their skill not in utopia, subterranean field, or some secreted island, heaven's nowheres, but in very world which is the world of all of us, the place where in the end we find our happiness or not at all. तो ये जो है इस स्टैंजा की, इस पोएम की इम्पोर्टेंट स्टैंजा है। इस पूरी लाइन को ही आप रट लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पुटअप होता है। और नेक्स्ट पोएम, मूव टू द नेक्स्ट पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, टू द कुकूज। इट इज़ ए लिरिकल पोएम। यह एक लिरिकल पोएम है। लिरिकल पोएम एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोएम होती है। दिस पोएट एड्रेस ऑफ द कुकूज एज ए ब्लिथ न्यू कमर। यहाँ पे जो कवि जो है, पोएट जो है, कुकूज को ब्लिथ न्यू कमर के रूप में एड्रेस कर रहा है। इट वॉज पब्लिश इन द पोएम 2 वॉल्यूम 1807। ये भी पोएम इनका जो पोएम ऑफ 2 वॉल्यूम्स 1807 है, ये एक एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी मतलब जानते हैं, द कलेक्शन ऑफ द पोएम इज कॉल्ड एंथोलॉजी। तो ये पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807 एक एंथोलॉजी है। और इनकी जो कुकूज नाम की पोएम थी वो इसी में पब्लिश हुई थी। द वॉइस ऑफ द कुकूज इज द मीडियम थ्रू, ये जो कुकू की वॉइस है वो एक मीडियम है जिसके द्वारा विच ही गोज बैक टू द पास्ट। कवि जो है इस कुकूज की आवाज़ से जो है अपने अतीत में चला जाता है। अतीत में चला जाता है मतलब कवि को जो है जैसे कुकू की आवाज़ सुनता है उससे बीता हुआ अतीत याद आने लगता है। एंड डिराइव द प्लेजर, और उनसे वो आनंद लेता है, आनंदित हो जाता है। फॉर हिम, उसके लिए, हिज बॉयहुड इज़ द गोल्डन टाइम। उसका जो बॉयहुड पीरियड था, जो चाइल्डहुड पीरियड था, बहुत ही गोल्डन समय था। यानी कि वो समय का मतलब जो हम चाइल्डहुड एज में होते हैं, बॉयहुड में, तो हम अपने लड़कपन में हमें जो है बिल्कुल नेचर से बहुत कनेक्ट रहते हैं। हम अपना क्या कहते हैं, अपने ही जीवन मतलब प्रकृति से बहुत जुड़े होते हैं। बहुत ही प्रकृति की चीज़ों को देखकर बहुत ही क्यूरियस होते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनको देखकर रोमांचित होते हैं। और हमारा वो टाइम पीरियड ही बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड होता है। तो राइटर यही कह रहा है कि हमारा जो बॉयहुड पीरियड था वो बहुत ही गोल्डन पीरियड था। एंड some very important line that comes from this poem is that the earth we face again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee. Thrice welcome darling of the spring, even yet thou art to me. Thrice welcome darling of the spring, even yet thou art to me. No word but an invisible thing, a voice, a mystery. तो गाइस, ये आपकी जो वर्षों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पोएम है जिससे अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के जिससे अक्सर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जैसे टू द कुकूज, द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड लंदन 1802 और ऑर्डर इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी पोएम के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स मैंने बताई हैं उसे आप रिमेंबर रखिएगा, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी। चाहे तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो गाइस, बाकी के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो गुड नाइट।